बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। बच्चों, जैसा कि हमारा ये आधुनिक भारत का सेशन चल रहा था और इसमें हम राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे थे। राष्ट्रीय आंदोलन जो है प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है बच्चों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और आज हम अग्रसर हैं यहाँ पे अगस्त प्रस्ताव से लेकर के हम लोग आज क्रिप्स के प्रस्ताव तक जो है आज देख लेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा बच्चों, ठीक है ना। अब याद करते हैं यहाँ से बच्चों, चूँकि हम देखेंगे जब अगस्त प्रस्ताव, तो अगस्त प्रस्ताव से पहले की कुछ घटनाएं आपको देखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। जैसे कि प्रांतों में 1937 के अंदर कांग्रेस की 6 प्रांतों में 11 प्रांत हुआ करते थे बच्चों 1937 के आसपास। और 1937 में जो प्रांतीय चुनाव हुआ था, उस प्रांतीय चुनाव में से 11 में 6 राज्यों में बच्चों कह सकते हैं कि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त था। और 2 राज्यों में उन्होंने अपना कह सकते हैं कि गठन बना करके वहाँ पर बहुमत के साथ आ चुके थे बच्चों, ठीक है ना। मतलब 6 प्रांतों में तो खुद की शासन था उनका, खुद बहुमत में आए थे, लेकिन गठबंधन से 2 राज्यों में उनका शासन आता है। बाकी 3 राज्य में बच्चों वो हार जाते हैं, ठीक है ना। वो 3 राज्य जो हैं कह सकते हैं कि आज का जो सिंध है, उस समय जो सिंध था बच्चों पंजाब था। और पंजाब आज का नहीं, उस समय का पंजाब, क्योंकि पाकिस्तान प्रांत वाला पंजाब और हिंदुस्तान प्रांत वाला पंजाब दोनों वो मिलाकर के पूरा पंजाब था। और बंगाल, कांग्रेस को इन 3 जगहों पे हार का सामना करना पड़ा बच्चों, लेकिन एक बम्पर जीत थी, क्योंकि 11 प्रांतों में कांग्रेस ने लगभग 6 प्रांत में तो बहुमत प्राप्त किया और 2 प्रांतों में गठबंधन की सरकार बनाई। इसकी वजह से उसका एक वर्चस्व शामिल हो गया बच्चों। लेकिन जब धीरे धीरे द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है 28 महीने के शासन के बाद उनको अपने कह सकते हैं कि सरकार से त्यागपत्र देना पड़ जाता है बच्चों। और जब उन्होंने त्यागपत्र दिया और त्यागपत्र देकर रचनात्मक कार्यों में लगे, जिस दिन कांग्रेस ने कह सकते हैं कि अपना जो है प्रांतों से त्यागपत्र दिया था, उस दिन मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था बच्चों, कि कांग्रेस से हमें मुक्ति मिल गई है, ठीक है ना। अब याद रखेंगे तो यहाँ पे पृथक पाकिस्तान की जो मांग है बच्चों, शुरू कहाँ से होती है, क्या क्या कंडीशंस हैं, उसको पढ़ के हम आगे जब अगस्त प्रस्ताव पे चलेंगे तो चीज़ों को जो है मूल्यांकन करने में आसानी होगी। आप देखेंगे पृथक पाकिस्तान के लिए सबसे पहले जो है 1935 या 33 और 35 के आसपास बच्चों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला एक छात्र था, जिसका नाम था चौधरी रहमत अली बच्चों। लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला एक छात्र चौधरी रहमत अली था। उसने पहली बार पाकिस्तान के लिए एक पत्र जारी किया और उसकी संकल्पना को स्टार्ट करता है बच्चों। तो आप कह सकते हैं कि चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान की सबसे पहले संकल्पना दी थी कि हमारा जो होगा एक अलग देश होना चाहिए जिसमें केवल मुस्लिम हो, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे कि 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन कर, देखिए लीग का जो अधिवेशन होता है वो लाहौर में होता है कब, 23 मार्च 1940 के दिन। और इस दिन जो है पाकिस्तान नामक एक प्रस्ताव जो है पारित किया जाता है। और इस पाकिस्तान प्रस्ताव को कह सकते हैं कि फजल उल हक ने पेश किया था और खलीफा उज्जमा ने इसका अनुमोदन किया था बच्चों, याद रहेगा। मतलब पाकिस्तान को सबसे पहले इसकी संकल्पना किसने दी थी, चौधरी रहमत अली ने दिया था बच्चों। उसके बाद जो 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने लाहौर में प्रस्ताव पारित किया पाकिस्तान के लिए। और इस प्रस्ताव को जो है किसने पेश किया था, फजल उल हक ने पेश किया। और अनुमोदन किसने किया बच्चों, खलीफा उज्जमा ने, याद रहेगा इस चीज़ों को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मुस्लिम लीग की एक मानसिकता बैठती है कि मुसलमान अलग रहेंगे। यहाँ पे आप कह सकते हैं बच्चों कि जो भारत में विभाजन आता है, अगर वास्तव में ये नेतृत्व अगर सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं के हाथ में होता तो इनके बस की बात नहीं थी कि ये भारत में विभाजन कर देते बच्चों, ठीक है ना। इनकी औकात नहीं थी कि उनके सामने कुछ बोल पाते मुस्लिम लीग के लोग, ठीक है बच्चों। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा नेतृत्व था कि अब उसके बारे में क्या ही बताएं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। यहाँ पे चूँकि द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो चुका था 1939 में बच्चों, जैसा कि जर्मनी ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पे आक्रमण किया था। आक्रमण के तत्पश्चात जो है जर्मनी प्रारंभिक वर्षों में इतना ताकतवर था बच्चों कि दौड़ा दौड़ा करके मारता है वो। जितने भी मित्र राष्ट्र थे बच्चों उस समय, उनको दौड़ा दौड़ा करके मारता है और अंग्रेज़ों की हालत खस्ता हो जाती है। इस वजह से वो भारतीयों को लुभाने के लिए जो है बच्चों एक प्रस्ताव लेकर के आते हैं, जिसका नाम है बच्चों अगस्त प्रस्ताव, ठीक है ना।
इसका नाम अगस्त प्रस्ताव क्यों रखा गया उसका भी आप समझिएगा यहाँ पे। इसको बच्चा अगस्त प्रस्ताव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 8 अगस्त 1940 को लाया गया था लॉर्ड लिनलिथगो, जो कि उस समय भारत के वायसराय हुआ करते थे, ठीक है ना। लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव दिया जिसका नाम है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये अगस्त के अंदर इसको लाया गया था बच्चों, ठीक है ना, 8 अगस्त 1940 के दिन। एक 7 अगस्त की भी घटना है बच्चों, 7 अगस्त की घटना है 1905 की। आप उसको कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी घटना है 7 अगस्त 1905 वाला, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि निम्न प्रावधान क्या क्या थे। चूँकि देखिए यहाँ पे अगस्त प्रस्ताव जो लॉर्ड लिनलिथगो ने पेश किया था उसमें क्या क्या जो है कह सकते हैं कि भारतीयों के लिए क्या ऑफ़र थे यहाँ पे, ठीक है ना। तो भारतीयों के लिए उन्होंने पहला ऑफ़र इस प्रस्ताव में रखा कि चलिए हम आपको डोमिनियन स्टेट देने के लिए राज़ी हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कहा गया चलिए एक काम कीजिए, आप डोमिनियन स्टेट के लिए लड़ाई कर ही रहे थे, हम इस बार जो है आपको डोमिनियन स्टेट दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि भारतीयों को सम्मिलित कर युद्ध सलाहकार समिति का गठन करेंगे। अब ये सारा क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि ब्रिटेन जो है जर्मनी से युद्ध में कमज़ोर पड़ रहा था और ज़रूरी था कि ये भारतीयों को भी शामिल करे वहाँ पे। मुट्ठी भर अंग्रेज़ से कितना लड़ लेंगे, जर्मनी का हिटलर दौड़ा दौड़ा करके मारता था इन लोगों को, ठीक है बच्चों। केवल एक गलती उसने की थी, केवल एक गलती कर दिया और ये युद्ध हार गया बच्चों। उसने रसिया के ऊपर आक्रमण कर दिया, जो कि उस समय सोवियत संघ था बच्चों। सोवियत संघ के ऊपर वो आक्रमण नहीं करता तो शायद ये द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम कुछ और होता। और जापान ने अगर पर्ल हार्बर में अगर वो अमेरिकी नौसेना के ऊपर बम नहीं गिराता बच्चों, तो भी जो है जापान जो है सुपर पावर होता बाबू, ठीक है। क्योंकि उस समय इस पूरे के पूरे विश्व युद्ध में केवल एक गलतियों की वजह से आज जापान जो था उस सुपर पावर के चलते जो है नीचे आ चुका है, निचले पायदान पे आ चुका था और उसे द्वितीय विश्व युद्ध हारना पड़ा और उसने 2-2 परमाणु बम के जो है झटके भी उसको झेलना पड़ा बच्चों, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इन अगस्त प्रस्ताव के अंदर डोमिनियन स्टेट पहला लक्ष्य रखा गया था इनका। फिर कहा कि भाई भारतीयों को सम्मिलित करके युद्ध सलाहकार समिति गठन करेंगे हम लोग, ताकि जो भी युद्ध होगा उसमें जो है भारतीयों से भी सलाह मशवरा किया जाएगा। फिर कहा जा रहा है कि वायसराय के कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया जाएगा, क्योंकि वायसराय के लिए जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें भारतीयों को और भी सीटें दी जाएंगी बच्चों, ठीक है ना। आगे चलेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि देखिए हम आपको युद्ध के पश्चात, जब युद्ध खत्म हो जाएगा उसके पश्चात आपको संविधान सभा का गठन भी करेंगे हम लोग, ठीक है। तो संविधान सभा का गठन करने से क्या होगा, भारत के लिए एक संविधान बनेगा, लेकिन डोमिनियन स्टेट के तहत हम जो है उन्हीं के अधीन रहेंगे, सारी चीज़ें उन्हीं को मानेंगे, उन्हीं के नाम पे सारी चीज़ें होंगी बच्चों। लेकिन बस ये रहेगा कि हम एक अपना संविधान बना लेंगे, ठीक है ना। आगे जो है आप देखेंगे इसमें ये चारों के चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं बच्चों, ये चारों आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। कि अगस्त प्रस्ताव में जो 4 दिए गए थे, देखिए विकल्प यहाँ पे ऑफर जो है बहुत सारे दिए गए थे, लेकिन जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उसको मैंने यहाँ पे लिया है। पहला डोमिनियन स्टेट होना चाहिए, डोमिनियन स्टेट आपको दिया जाएगा, आपको सम्मिलित करके हम युद्ध सलाहकार समिति का गठन करेंगे। फिर है वायसराय ने कहा कि हम कार्यकारिणी परिषद का विस्तार करेंगे भारतीयों के लिए, और यहाँ पे युद्ध के पश्चात हम एक संविधान सभा का गठन करेंगे। बात समझ में आई। अब यहाँ पे इसकी विशेषताएं क्या हैं बच्चों, ठीक है ना। अगस्त प्रस्ताव की जो विशेषता है वो ये है बच्चों कि इस प्रस्ताव में पहली बार भारतीयों द्वारा स्वयं संविधान निर्माण की बात को स्वीकृति प्रदान किया गया। याद रखेंगे ब्रिटिश सरकार ने पहली बार माना था कि चलिए भारतीय जो हैं अपने से अपना संविधान बना सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। ये पहली बार अगस्त प्रस्ताव में ही माना था। दूसरी चीज़ कि जुलाई 1941 में वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीयों को बहुमत दिया गया, क्योंकि वायसराय की जो कार्यकारिणी थी बच्चों उसमें यहाँ पे भारतीयों को बहुमत कभी भी नहीं था, बहुमत में केवल अंग्रेज़ रहते थे, ठीक है ना। लेकिन अब जो है जुलाई 1941 से जो बहुमत है बच्चों वो भारतीयों का हो गया कार्यकारिणी के अंदर, ठीक है। तो ये इसकी 2 विशेषताएं थी। लेकिन जैसे ही ये अधिनियम लाया गया, जैसे ये प्रस्ताव लाया गया बच्चों, इस प्रस्ताव का व्यापक रूप से विरोध होने लगा। व्यापक रूप से विरोध क्यों होने लगा, क्योंकि गांधी जी, नेहरू जी या फिर और जो भी नेता थे वे कहते थे नहीं बच्चा आप काम ही नहीं चलेगा तुम्हारे डोमिनियन स्टेट से। डोमिनियन स्टेट तो हम 1928 में मांगते थे, ये चल रहा है लालू कहाँ 1940 में हम लोग डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। हमको चाहिए क्या, पूर्ण स्वराज।
हमको डोमिनियन स्टेट चाहिए ही नहीं आपका। बात समझ में आई। और मुस्लिम लीग क्यों नाराज़ थी? क्योंकि उसके पृथक पाकिस्तान का इसमें कोनो जिक्र ही नहीं था, उस अगले अलग ही पगलाया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसके पृथक पाकिस्तान का जिक्र न होने के कारण वो यहाँ पे विरोध करने लगा। बाकी सब मंजूर था, बस केवल क्या होता है यहाँ पे पृथक पाकिस्तान होता, वो गंवारों को क्या समझ में आता है ना बच्चा। चलिए देखिए यहाँ पे, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे आगे देखेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह, क्योंकि अगस्त प्रस्ताव जो है जब कामयाब नहीं हो पाता है और अगस्त प्रस्ताव जो है हमारे भारतीयों के ऊपर खरा नहीं उतर पाता है, तो गांधी जी ने कहा कि देखिए अब जो है हमें एक एक व्यक्ति को सामने आना पड़ेगा और प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्तर पे सत्याग्रह छेड़ना पड़ेगा, और इसी का नाम उन्होंने दिया व्यक्तिगत सत्याग्रह। बच्चों, हर व्यक्ति को अपने स्तर पे, जहाँ भी वो अपने स्तर पे जो भी प्रबलता रखता है वहाँ से वो व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट कर सकता है। और ये पूरे भारत में जब ऐसा होगा तो अंग्रेज़ों को जो है हम यहाँ से निकालने के लिए सक्षम हो जाएंगे, अंग्रेज़ों को हम कमज़ोर कर पाएंगे बच्चों, ठीक है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पे जब व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा इसकी घोषणा होती है, तो इसी सत्याग्रह का जो नाम है बच्चों वो दिल्ली चलो आंदोलन होता है। बच्चों, दिल्ली चलो आंदोलन किसको कहते हैं? तो यहाँ पे व्यक्तिगत सत्याग्रह को कहते हैं। क्यों दिल्ली चलो आंदोलन नाम पड़ा इसका? क्योंकि जितने भी गांव में लोग थे वो गांव-गांव घूम करके जो है सत्याग्रह के लिए लोगों को जागरूक किए, और जागरूक करने के बाद जब गांव के लोग जागरूक हो गए तो उनको ये कहा गया बेटा अब जो है जागरूक होकर सत्याग्रह करेंगे, कहाँ पे? दिल्ली पे करेंगे, और दिल्ली की सरकार को हिला के रहेंगे बच्चों, और जब सरकार हिलेगी तब हमारी बातें जो है वहाँ पे मानी जाएगी। इसी समय नारा दिया गया दिल्ली चलो का बच्चों, ठीक है ना। तो आप याद रखेंगे कि दिल्ली चलो जो आंदोलन है वो व्यक्तिगत सत्याग्रह के द्वारा ही, व्यक्तिगत सत्याग्रह को ही दिल्ली चलो आंदोलन कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा, दिल्ली चलो आंदोलन जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह को ही कहते हैं लालू, ठीक है ना। अब आप देखेंगे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन बने? तो पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे बनते हैं। 17 अक्टूबर 1940 को क्वेश्चन पूछा गया है, पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही या पहले सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे बच्चों, ठीक है ना। कौन थे? विनोबा भावे। दूसरे जो थे, दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। दूसरे सत्याग्रही थे बच्चों जवाहरलाल नेहरू। और इसी समय नेहरू को जो है गांधी जी ने अपना उत्तराधिकारी चुना था बच्चों। अब पता नहीं क्यों चुना था, क्योंकि इनसे अच्छे अच्छे नेता पड़े हुए थे, लेकिन यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू को ही गांधी जी ने क्यों चुना? इतिहासकारों का मानना है और गांधी जी का भी मानना था कि जो कि जितने भी उस समय के सत्याग्रही थे, जितने भी उस समय के क्रांतिकारी थे, जितने भी उस समय के कांग्रेस के लोग थे बच्चों, उनमें सबसे ज़्यादा जो है इन्हीं का मान सम्मान होता था। ऐसा इतिहासकारों का मानना है, मेरा ये व्यक्तिगत निर्णय नहीं है, ठीक है। मैं अपना पक्ष भी रखूँगा बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पे केवल और केवल नेहरू को जो है ये कहा गया कि उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक नेहरू को जो है सभी लोग पसंद करते हैं, सम्मान करते हैं। क्या लाला लाजपत राय या फिर क्या सुभाष चंद्र बोस का सम्मान नहीं होता था? क्या आप ये कह सकते हैं क्या कि उस समय वल्लभ भाई पटेल का सम्मान नहीं होता था? अगर प्रधानमंत्री के रूप में वल्लभ भाई पटेल होते, या फिर कह सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को अगर वहाँ पे उत्तराधिकारी के रूप में चुना गया होता, तो आज का जो देश का जो डेमोग्राफी है बच्चों, जो देश की जो संरचना है वो कुछ अलग होती, ठीक है बच्चों। और कुछ अलग होना का कारण क्या है कि जब आप देखेंगे देश आज़ाद होता है तो हज़ारों लोगों का कत्लेआम किया जाता है, हज़ारों लोगों का कत्लेआम होता है, और यही नेहरू थे बच्चों। कश्मीरी पंडितों को मार के भगाया जाता था, उनकी महिलाओं के साथ अभद्रता की जाती थी, उनको बच्चियों के साथ अभद्रता की जाती थी उनके पिता माता के सामने, लेकिन ये नेहरू जो है प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुप रहे। क्या ये एक इतिहास के लिए ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से कम है क्या बच्चों? ये आप इसका मूल्यांकन करिएगा। एक प्राइम मिनिस्टर अगर इतनी बड़ी घटना के ऊपर चुप रहता है तो मुझे नहीं लगता है कि वो एक बढ़िया प्राइम मिनिस्टर या बढ़िया लीडर बनने के योग्य हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि ये एक अच्छे उत्तराधिकारी के रूप में थे बच्चों, ठीक है ना। क्योंकि कांग्रेस में और भी बढ़िया बढ़िया नेता थे जो कि यहाँ पे उत्तराधिकार को लेते तो वो भारत को समेट पाते बच्चों, ठीक है ना। जैसे कि उनमें मैंने आपको नाम गिना दिया, वल्लभ भाई पटेल इनसे लाख गुना बढ़िया नेता थे, ठीक है ना। लेकिन ये कह सकते हैं कि चमचागिरी भी कुछ होता ही है, और गांधी जी ने इनको जो है इसी रूप में चुना भी था, क्योंकि गांधी जी के बात में हम यहाँ मिलाते रहते थे हमेशा, ठीक है बच्चों। फिर आगे चलेंगे, आप यहाँ देखेंगे तो नेहरू को इन्होंने उत्तराधिकारी चुना, और लॉजिक क्या दिया जाता है कि महिलाएं इनका सम्मान करती थी। क्या महिलाएं उनका सम्मान नहीं करती थी? क्या इतिहासकारों ने लिखा है कि नेहरू का सम्मान महिलाएं करती थी? क्या बारदोली में जो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? महिलाओं ने ही दिया था। तो क्या महिलाओं
ने सम्मान उनका नहीं किया था? क्या महिलाएं सम्मान वल्लभ भाई पटेल का नहीं करती थी क्या? तो यहाँ पे जो है ना, एक कह सकते हैं कि कहीं न कहीं विभाजन की जो एक बीज बोने का काम है बच्चों, वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। एक गलत नेतृत्व होने के कारण ये जो चिरकुट टाइप के लोग थे मुस्लिम लीग के, इन्होंने जो है बच्चों एक पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया और जा कर के देश को विभाजित करने का काम किया, ठीक है, और इन्होंने विभाजन होने दिया, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे, चलिए वो बात हम करेंगे जब विभाजन की बातें करेंगे तो वहाँ पे, चूँकि अगला मिशन आता है बेटा क्रिप्स मिशन। अब दिक्कत ये आ जाती है कि अब युद्ध जो है चरम स्तर पे पहुँच जाता है और जापान और जर्मनी की शक्तियाँ जो हैं इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि अब ब्रिटेन और अन्य देशों को यहाँ पे घुटने टेकने को मजबूर होना पड़ता है बच्चों। और इसमें जो है चाइना है, रसिया था उस समय, और कह सकते हैं कि अमेरिका जो है वो ब्रिटेन के ऊपर प्रेशर बनाने लगे कि एक काम करो, भारतीयों को भी सम्मिलित करो युद्ध के अंदर। अगर भारतीय भी युद्ध के अंदर सम्मिलित होंगे तो इस युद्ध का परिणाम हम बदल सकते हैं, क्योंकि भारतीयों की क्षमता पे तो सबको भरोसा है, हमने बहुत बड़े बड़े युद्ध जीते हैं बच्चों, ठीक है ना। इस वजह से जो है ब्रिटिश को मजबूर होना पड़ा, और मजबूर होने के साथ साथ जो है उस समय के जो विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री थे, उन्होंने स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में 12 मार्च 1942 को जो है एक मिशन भारत भेजे, ठीक है बच्चों। 12 मार्च 1942 को एक मिशन भारत भेजा जाता है, और इस मिशन में जो भी प्रावधान थे, देखिए ब्रिटेन का कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता था, ब्रिटेन के जो भी उच्च अधिकारी थे बच्चों, ठीक है ना, चाहे वो आप कह सकते हैं कि स्टैफोर्ड क्रिप्स हों या चर्चिल हों, ये लोग जेटलैंड हों, उस समय जो भारत सचिव थे, ये लोग नहीं चाहते थे क्रिप्स मिशन स्वीकार हो भारत में, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये तो केवल प्रेशर में आकर के क्रिप्स मिशन भेजे थे भारत में, ताकि हम उन तीनों देशों को भी दिखा सके कि हमने भेजा था, वो नहीं सम्मिलित हो रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसके प्रावधान क्या क्या थे बच्चों, ज़रा ध्यान दीजिएगा। इसमें प्रावधान था डोमिनियन स्टेट के साथ भारतीय संघ की स्थापना। मतलब आप बताइए कि जो पहले अगस्त प्रस्ताव जो लॉर्ड लिथगो ने पेश किया था, उसी अगस्त प्रस्ताव की ही बात यहाँ पे दोहराई जा रही है कि हम क्या करेंगे, डोमिनियन स्टेट देंगे आपको, और जो है भारतीय संघ की स्थापना करेंगे, प्रांतों को या फिर आयुक्तों के प्रांतों को या रियासतों को मिला करके जो है हम आपको एक संघ बना के देंगे, है ना। दूसरी चीज़ क्या कहा इन्होंने, युद्ध समाप्ति के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा। मतलब युद्ध जीत जाएंगे तब गठन होगा संविधान सभा का। क्या इनका कोनो भरोसा था क्या अंग्रेज़ों का? बिल्कुल नहीं था, ठीक है ना। आगे चलेंगे तो संविधान जिस प्रांत को मंजूर, देखिए यहाँ पे संविधान जिस प्रांत को मंजूर नहीं होगा, सबसे बड़ा यहाँ पे लेकिन इसी में था बच्चों, ये था कि जब हम संघ बना रहे होंगे तो संघ का क्या होगा बच्चा, अपना एक संविधान होगा, लेकिन जिस प्रांत को लगेगा कि नहीं मैं संघ में सम्मिलित नहीं होना चाहता हूँ, मैं अलग रहना चाहता हूँ, तो वो अलग भी रहेगा और खुद का वो संविधान बना सकता है, खुद का संविधान अलग से, एक प्रांत या दो प्रांत, ठीक है ना। जितने भी प्रांत अगर सम्मिलित नहीं होना चाहते संघ में, वो बाहर जा कर के खुद का संविधान निर्माण कर सकते हैं। बताइए एक देश के अंदर हर राज्य का अपना संविधान कैसे हो सकता है बच्चों, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी कमी जो है बच्चों यहाँ पे थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे उक्त व्यवस्था होने तक भारत की जो सुरक्षा का दायित्व है वो ब्रिटिश संसद को ही होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भयानक बातें ये लोग कह रहे हैं कि पहला चीज़ तो डोमिनियन स्टेट देना चाहते हैं, जो कि हमें चाहिए ही नहीं, हम तो 1928 में ही ठुकरा दिए थे। अगस्त प्रस्ताव भी आपने भेजा, हमने लात मार के हटाया उसको, ठीक है ना। फिर आप दे रहे हैं, अब दोनों लात मारना पड़ेगा, है ना बच्चों। दूसरी चीज़ प्रांतों को यहाँ पे आप कह रहे हैं कि संविधान सभा का गठन कब करेंगे, जब हम युद्ध जीत जाएंगे, ठीक है ना, युद्ध के बाद। और दूसरी चीज़ क्या कही जा रही है यहाँ पे कि जो संविधान संघ में नहीं रहना चाहता है वो अलग संविधान बना सकता है। ये कौन सी बात हुई, एक देश के अंदर 4 गो संविधान, है कि नहीं बच्चों। तो यहाँ पे कुछ लेकिन की वजह से यहाँ भी हमने इसे अस्वीकार कर दिया। जितने भी भारतीय थे, जितने भी क्रांतिकारी थे, उन्होंने सबने अस्वीकार कर दिया। फिर से मुस्लिम लीग भी अस्वीकार करता है ललुआ, काहे करता है, क्योंकि पाकिस्तान का मांग जो है यहाँ भी अस्पष्ट था बच्चों। इनके जो पाकिस्तान की मांग है वो भी यहाँ पे अस्पष्ट थी। अगर यहाँ के नेताओं को थोड़ा सा भी अगर भनक लगा होता तो इनके पाकिस्तान के मांग को यहीं पे समाप्त कर सकते थे, यहाँ पे इनका नेतृत्व कमज़ोर कर सकते थे। और जिस दिन इनका नेतृत्व कमज़ोर हो जाता है बच्चों, उस दिन ये पाकिस्तान तो क्या, ये एक ज़िला या एक जगह नहीं मांगते, 2 गज जगह भी नहीं मांग पाते बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है ना 2 स्टेटमेंट आपको याद रखना है। ब्रिटिशर्स ने कहा
कि देख भाई, क्रिप्स मिशन आपको मानना है तो मानो, नहीं तो इसे छोड़ दो। यही आपके लिए आखिरी मौका है। अब जो दे रहे हैं उसको ले लो, अन्यथा तुमको नहीं मिलेगा। ये ब्रिटिशर्स का कहना है, इसलिए उन्होंने एक शब्द कहा, इसे स्वीकार करो या छोड़ दो। ब्रिटिशर्स का ये शब्द था बच्चों, इसे स्वीकार करो या छोड़ दो। तो गांधी जी ने भी इस पर एक टिप्पणी किया और इसने कहा, गांधी जी ने कहा बच्चों, यह आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। अब सोचिए, आगे की तारीख का एक चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। मान लीजिए मैंने आपको तारीख दे दिया कि युद्ध के बाद जो है हम आपका संविधान सभा की गठन करेंगे, और युद्ध जीत गए उसके बाद क्या करेंगे, या युद्ध हार गए उसके बाद क्या करेंगे, है ना बच्चों। तो चीज़ें स्पष्ट न होने के कारण क्रिप्स मिशन जो है वो भी फ्लॉप हो जाता है। बाकी की चर्चा जो है बच्चों हम अगले वीडियो में करेंगे। और आपको देख सकते हैं कि जितना भी चीज़ें हैं बच्चों मैं सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि पृथक पाकिस्तान की मांग के बाद सीधे अगस्त प्रस्ताव के बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह, और व्यक्तिगत सत्याग्रह के बाद क्रिप्स मिशन। कभी कभी जो है घटनाओं को देख करके वहाँ से आपसे पूछ लेता है एग्ज़ाम में कि निम्न में से कौन सी घटना का क्रम सही है। ठीक है बच्चों, इसलिए सारी घटनाओं को बेटा मैं क्रम से पढ़ाता हूँ। तो आज का वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।